वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आधुनिक भारत में कृषि, उद्योग धंधे और व्यापार के बारे में समझेंगे। देखिए, ब्रिटिशर्स द्वारा जितनी भी कृषि प्रणालियाँ लाई गई, चाहे रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, महालवाड़ी व्यवस्था हो या स्थायी बंदोबस्त हो, उनका मूल उद्देश्य था भारत से अधिक धन का शोषण करना, मतलब धन विदेशों में ले जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथियों, आरओ या फिर यूपीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर फैक्ट्स लाइनर माध्यम में लिखे गए, मतलब सब एक एक बुलेट करके दिया गया। आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेगा आप उसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। देखिए, उत्तर पश्चिम प्रांत और मध्य भारत में महालवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय हॉल्ट मैकेंजी को दिया जाता है। तो देखिए, महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर पश्चिम प्रांत और मध्य प्रांत यहाँ पर स्टार्ट किया गया, इसको शुरू करने का श्रेय मैकेंजी को दिया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि को लाया गया। इसमें 30% भूमि से शुरुआत किया गया। इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव के या फिर महाल में जमींदारों या प्रधानों के साथ किया जाता था। देखिए, जो भू राजस्व का बंदोबस्त किया जाता था, जो पूरा गांव होता था उसमें जो जमींदार या प्रधान होता था उसके साथ किया जाता था। किसान लगान की दर को मुखिया या जमींदारों के पास जमा करते थे। जितना भी लगान है वो जमींदारों के पास जमा कर देंगे। उसके बाद जमींदार ब्रिटिश सरकार को लगान देते थे। मतलब ये व्यवस्था किया गया महालवाड़ी में कि अब अंग्रेज एक एक किसान से लगान नहीं वसूलेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक गांव का जमींदार है, अब किसान क्या करेंगे, जैसे देखिए ये ब्रिटिशर्स हो गए, ये यहाँ पे जमींदार हो गया, ये ब्रिटिशर्स है, ये जमींदार है और यहाँ पर किसान है। अब ये सब क्या करेंगे, अपना किसान जो लगान है इसको दे देंगे और ये यहाँ पर पहुँचा देगा। ये चीज़ यहाँ पर किया गया है। आगे है, उसके बाद जमींदार ब्रिटिश सरकार को लगान देते थे। इस व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि उसने जमींदारों को धीरे धीरे शक्तिशाली बना दिया। अब सामान्य सी बात है, जैसे मान लीजिए इसने दर फिक्स किया 10%, एक उदाहरण मात्र लिख रहे हैं। अब इसने क्या किया, किसानों से 20% वसूल किया। ठीक, अब जब 20% वसूल किया तो फिर इनके पास ज़्यादा धन आ गया, है ना। अब इन्होंने दिया इसका आधा ही और जमींदार धीरे धीरे क्या होते चले गए, शक्तिशाली होते चले गए। इसके बाद आगे दिए मॉरिस डी मॉरिस अपने शोध पत्र इंडियन इकोनॉमी द 19th सेंचुरी सिंपोजियम में भारत में ब्रिटिश शासन काल की निरुद्योगीकरण की प्रक्रिया को नकारा है तथा इसे मिथक बताते हुए कहते हैं कि निरुद्योगीकरण के आंकड़े को प्राप्त करना मुश्किल है। उनका मानना है कि इस काल में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, यद्यपि उनके मत को भारतीय विद्वान स्वीकार नहीं करते। वस्तुतः निरुद्योगीकरण ब्रिटिश काल का सच था। देखिए, जो निरुद्योगीकरण रहा है ना, तो ये उस काल का सच था। तो यहाँ पर इसमें अलग अलग मत है। जो भारतीय विद्वान इसे स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि मॉरिस डी मॉरिस ने इसे स्वीकार किया। भारत में सर जेम्स विल्सन द्वारा पहली बार टैक्स लागू किया गया। तो टैक्स लागू सबसे पहले किसने किया, जेम्स विल्सन ने। भारत का पहला केंद्रीय बजट 7 अप्रैल 1860 को स्वतंत्रता पूर्व वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया। तो भारत का जो सबसे पहला बजट था ये 1860 में आया था। ये किसने पेश किया था, जेम्स विल्सन ने। 1860 ईस्वी को भारतीय आयकर अधिनियम को 1857 के सैन्य विद्रोह के कारण सरकार द्वारा किए गए नुकसान को पूरा करने के लिए लागू किया गया। और देखिए, जो आयकर अधिनियम है इसको 1857 का जो सैन्य विद्रोह हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, इसमें जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए लगाया गया था। आगे 1886 ईस्वी में अलग आयकर अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम समय समय पर विभिन्न संशोधनों के साथ लागू रहा। 1886 में भारतीय आयकर अधिनियम के तहत
आय को 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया जिन पर अलग अलग टैक्स लगाया गया। तो 1886 में जब आयकर अधिनियम बना ना, तो आय को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और हर पार्ट पर क्या हुआ, अलग अलग टैक्स लगाया गया। इस तरह 1886 में भारतीयों पर आयकर स्थायी रूप से लगा दिया गया था। जो आज हम लोग टैक्स देते हैं ना, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत पहले से हो चुकी थी। 1860 में पहली बार आता है जेम्स विल्सन के द्वारा, इसके बाद इसको 1886 में स्थायी रूप से कर दिया गया। भारत में नमक कर की शुरुआत 1835 ईस्वी में तब से प्रारंभ हुआ जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रांतों पर अपना शासन स्थापित करना शुरू किया था। तो भारत में नमक पर भी टैक्स लगता था जो 1835 से ही चालू हो गया था। नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, जिसे गांधी जी ने शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन या फिर दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो 1835 से नमक कानून चला था जो कि 1930 में गांधी जी ने तोड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा प्रसार के लिए प्रयास नहीं किया, हालांकि शिक्षा उपकर की जानकारी भी नहीं मिलती। देखिए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में शिक्षा प्रसार का काम नहीं करते। बाद में फिर धीरे धीरे ये चीज़ें लागू हुई। तीर्थ यात्रा कर संभवतः 17वीं शताब्दी में शुरू किया गया था, किंतु 1886 के आसपास किसी भी तीर्थ यात्रा कर की जानकारी नहीं मिलती। तो इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इसकी जो जानकारी 1886 के आसपास फिर मिलना बंद हो जाता है। देखिए, आगे दिए राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर जैसे आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना पतनोन्मुख हो गए और साथ ही नए शहर जैसे मद्रास, मुंबई, कलकत्ता का उदय हुआ, जो शिक्षा, व्यापार, प्रशासन, वाणिज्य आदि के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। देखिए, जैसे जैसे राजनीतिक और व्यापारिक पुनर्गठन हुआ ना, तो जो पुराने शहर जैसे आगरा, लाहौर, दिल्ली, ढाका, मुर्शिदाबाद, ये सब क्या होने लगे, ये सब पतन की ओर चले गए, नष्ट हो गए। और उसके साथ साथ नए शहर, नष्ट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि शहर समाप्त हो गया, वहाँ का जो केंद्र था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, इन सब का उदय हुआ। C.A. बेली के अनुसार 1720 के दशक के बाद मध्य गंगा क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफ़ी विस्तार हुआ। तो वेली ये कहते हैं कि 1720 के बाद क्या हुआ कि जो मध्य गंगा का क्षेत्र है वहाँ पर छोटे कस्बों का विस्तार हुआ। बम्बई का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन इंडो सरसैनिक शैली मतलब नौ गाधिक शैली के आधार पर बनाया गया था। W.F. स्टीवंस द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया था। तो देखिए, जो विक्टोरिया टर्मिनल से इसका जो डिज़ाइन किया था ये स्टीवंस ने किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिए कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में कामगारों और उनके आश्रितों को रोजगार के दौरान और उसी के कारण लगी चोट और दुर्घटना या फिर कोई व्यावसायिक बीमारी है तथा जिसकी परिणति विकलांगता या मृत्यु हो में क्षतिपूर्ति की अदायगी का प्रावधान है। यह अधिनियम रेल कर्मचारियों और अधिनियम की अनुसूची में यथा निर्दिष्ट ऐसे कार्यों पर लगे लोगों पर लागू होता था। देखिए, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 आया। इसमें क्या हुआ कि जो कामगार हैं या फिर उनके आश्रित हैं, अगर किसी भी कारण से, जैसे मान के चलिए कामगार की मृत्यु हो जाती है या विकलांगता आ जाती है, तो उन्हें कुछ क्षतिपूर्ति मिलती है। जैसे आज के समय में आप देखते हैं ना कि मान के चलिए किसी व्यक्ति की मौत हो जाए काम के दौरान, अब ये कुछ विभाग है, वैसा थोड़ी नहीं कि मान के चलिए आप कोई प्राइवेट काम कर रहे हैं, कोई मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं, कुछ ऐसे सामान्य सा काम कर रहे हैं, मृत्यु हो जाएगी तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं है। लेकिन सरकारी विभाग में इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, अगर कार्य के दौरान उसकी मृत्यु हो गई तो वहाँ पर उसके परिवार से दूसरे व्यक्ति को काम दिया जाता है, अगर नहीं कुछ संभव होता है तो उन्हें पेंशन दिया जाता है। तो इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया। दक्कन के किसान का विद्रोह मुख्य रूप से मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों के खिलाफ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयत को भारी कराधान का सामना करना पड़ा। वर्ष 1874 में रैयतों ने साहूकारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया। यह सामाजिक बहिष्कार पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा के गांवों में तेजी से फैल गया। सरकार इन आंदोलनों को दबाने में सफल रही। सुलह के उपाय के रूप में दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया। तो जो रैयत के खिलाफ विद्रोह हुआ था ये यहाँ पर बताया गया। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1834-35 में लिखा, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य में शायद ही कभी रही है ना। आगे है, बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। तो जो ये किसने लिखा है, ये लिखा है विलियम बेंटिक ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, इससे पहले एक जरूरी सूचना है, अगर आप ROE की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट पर। बंगाल में नील की खेती 18वीं शताब्दी से चली आ रही थी। यह दो मुख्य रूपों में प्रचलित होती थी, नील आबाद और निज आबाद और रैयती। निज आबाद यानी स्वयं प्रणाली में प्लांटर उन जमीनों पर नील का उत्पादन करते थे जिन्हें वे स्वयं नियंत्रित करते थे। मतलब निज आबाद, इसमें क्या होता था कि प्लांटर ना खुद जिस जमीन को कंट्रोल करते थे वहाँ नील उगाते थे। रैयती किसान प्लांटरों के साथ अनुबंध के तहत अपनी जमीन पर नील की खेती करते थे। और जो रैयती व्यवस्था थी इसमें किसान क्या होता था, प्लांटर के साथ बॉन्ड करते थे और नील उगाते थे। सन 1890 ईस्वी में NM लोखंडे ने मुंबई मिल एंड हैंड एसोसिएशन की स्थापना की। यह भारत का पहला मजदूर संगठन माना गया। तो NM लोखंडे, मुंबई मिल हैंड एसोसिएशन, ये भारत का पहला मजदूर मिल बना। लोखंडे ने 1880 ईस्वी में अंग्रेजी व मराठी में दीनबंधु नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किया था। तो देखिए दीनबंधु, इसका प्रकाशन किसने किया? लोखंडे ने किया। कांग्रेस कार्य समिति ने 1950 ईस्वी में जमींदारी उन्मूलन की संस्तुति करने का प्रस्ताव अंगीकार किया। मतलब जो जमींदारी उन्मूलन है इसे किया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर दिया, आबंध नीति में राज्य द्वारा व्यापार में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था जिससे व्यापार मुक्त होता था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भूमि सुधार से कुछ चीजें, जिससे पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया। डेक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 है ना। आगे दिया उत्तर पश्चिमी प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1873, मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण 1916। अब आगे यहाँ पर दिया भू राजस्व प्रणाली से जुड़े कुछ अधिकारियों के बारे में बताया गया। थॉमस लॉ 1756 से 1834 तक। देखिए ये क्या है, कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त में महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर लागू की गई थी। तो स्थायी बंदोबस्त ये किसने लागू किया? कॉर्नवालिस ने, है ना। आपने पीछे देखा महालवाड़ी, ये मैकेंजी ने लागू किया था। अलेक्जेंडर रीड, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रणेता टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? मुनरो और रीड ने। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर लागू की गई थी। आगे हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव 1819 में मैकेंजी ने प्रस्तुत किया था। यह भारत के 30% भूमि पर लागू की गई। महालवाड़ी प्रणाली को सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लागू किया गया था। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है। इस प्रणाली को आगरा और अवध में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लोकप्रिय बनाया गया और बाद में मध्य प्रदेश और पंजाब तक लागू किया गया। तो देखिए 3 प्रकार की व्यवस्था है भू राजस्व प्रणाली। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया, है ना। फिर आगे दिया है रैयतवाड़ी, ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लागू किया गया। और हॉल्ट मैकेंजी, इसने बंदोबस्त महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। और यहाँ पे गोल्ड स्मिथ का नाम है जिन्होंने बॉम्बे योजना चलाया था। अब आगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और दिए गए। देखिए पॉइंट्स क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के व्यवसायीकरण के निम्न कारण थे। अब जो ब्रिटिश शासन था तो उसमें कृषि का व्यवसायीकरण क्यों किया गया? देखिए भारत कच्चे माल के प्रदायक के रूप में सीमित कर दिया गया। मतलब अब भारत क्या करेगा, सिर्फ कच्चे माल को बेचेगा। इससे ब्रिटिशर्स को फायदा था। जैसे भारत से कच्चा माल ब्रिटेन ले गए, ब्रिटेन से सामान बनाकर भारत लाए, अब जो कम दाम में लेकर गए थे यहाँ अधिक दाम पर बेच रहे। और उनके जो उत्पाद होते थे वो मशीन से बनाए जाते थे तो काफ़ी अच्छे दिखाई देते थे, जिस कारण भारतीय बाजार धीरे धीरे टूटने लगा। भारतीय परिवहन के बेहतर साधनों ने कृषि उत्पादन के व्यापार को सुगम बना दिया था। भू राजस्व के भुगतान का मौद्रीकरण किया गया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति और नकदी फसलों में विदेशी पूंजी का निवेश, तो ये इसके मुख्य कारण रहे थे। आगे देखिए और भी पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पर दिया ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति 1882 से 1894 के दौरान अपनाई गई। धातव्य है कि अंग्रेजी सरकार ने भारतीय व्यापार को हतोत्साहित करने और ब्रिटिश व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क को बढ़ा दिया था और आयात शुल्क को घटा दिया। मतलब निर्यात शुल्क बढ़ गया, अब भाई आप वहाँ से कुछ भारतीय अगर वो कर रहा है तो फिर उसको ज़्यादा टैक्स देना होता था, जबकि यूरोपियों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उनका टैक्स कम हो गया। तो सामान्य सी बात है, भारतीय सामान महंगा होने लगा। आगे है 22 मार्च 1793 को कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त पश्चिम बंगाल में लागू किया था। इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता था। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग जमींदारों का निश्चित किया गया। जैसे आप 11 रुपये का अगर टैक्स वसूल कर रहे हैं तो 1 रुपये जमींदारों को दे दिया जाता और 10 रुपये सरकार को दे दिया जाता। आगे अब जमींदारों को इससे सर्वाधिक लाभ हुआ क्योंकि भूमि पर उनका वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर दिया गया
और भूस्वामित्व परंपरागत हो गया। कार्नवालिस का मानना था कि स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदार कृषि का विकास करेंगे एवं नई तकनीकी एवं उर्वरकों को बढ़ावा देंगे। देखिए यहाँ पर ये कार्नवालिस का मानना था, ठीक है भाई, चीज़ें सही थी, लेकिन जमींदार क्या हुआ कि अपना पेट भरने में लग गए। धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसे धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी कहा जाता है। 2 मई 1867 ईस्वी में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में इसका उल्लेख किया गया। नौरोजी ने धन निष्कासन को देश के सभी रोग और दुख दरिद्रता का वास्तविक और मूल कारण घोषित किया। जो धन का बहिर्गमन है, धन का निष्कासन है, यही भारत में दुख दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण था। 1850 के बाद ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने अपने धन पर लाभ कमाने हेतु भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश, रेल निर्माण, सरकार को कर्ज, चाय, रबर, कॉफी आदि उद्योग में निवेश किया। लाभ के गारंटी के अंतर्गत रेल निर्माण में पूंजी निवेश पर सरकार ने 5% लाभ की गारंटी दी थी, और सरकार ने उनको गारंटी दी थी कि अगर आप रेल निर्माण में पैसा लगाते हैं तो आपको 5% रिटर्न जरूर मिलेगा। तो साथियों, ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने भू राजस्व प्रणाली को समझा। अब अगली क्लास में गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में देखेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी होगी। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।